नोकिया। दोस्तों, जब भी हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, नोकिया। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, बल्कि 90s में लोगों के लिए एक भरोसे का प्रतीक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोकिया की शुरुआत एक मोबाइल कंपनी के रूप में हुई थी नहीं। इसकी कहानी 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन सबको लगता है कि अब नोकिया का वक्त खत्म हो चुका है, खास करके साल 2008 के बाद, जब एप्पल और एंड्रॉइड ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में करना शुरू कर दिया था। पर क्या नोकिया की कहानी सच में खत्म हो चुकी है? नहीं दोस्तों, नोकिया ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने उसे फिर से टेलीकॉम सेक्टर में लाकर खड़ा कर दिया है, और वो है 5G टेक्नोलॉजी में शानदार वापसी। और अब नोकिया ने ये भी साबित करके दिखाया है कि वो अभी भी इस इंडस्ट्री का एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में नोकिया की इसी अद्भुत वापसी की कहानी को। तो दोस्तों, नोकिया कंपनी की शुरुआत साल 1865 में फेडरिक नाम के व्यक्ति ने साउथ वेस्ट फिनलैंड के शहर टेम्परे में इसकी शुरुआत की थी। और दोस्तों, उस वक्त की कंपनी कागज और रबर के जूते बनाती थी। 90s के दशक में नोकिया ने एक बोल्ड कदम उठाते हुए टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली थी, और यही से नोकिया की असली उड़ान शुरू हुई। साल 1996 में नोकिया का रेवेन्यू सिर्फ $8.7 बिलियन का ही था, जिसके बाद साल 2008 तक यह आंकड़ा $74 बिलियन को भी पार कर गया था, क्योंकि नोकिया ने लोगों को वो भरोसा और ड्यूरेबिलिटी दी जो शायद किसी और कंपनी ने न दिया हो। हर कोई नोकिया के लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का दीवाना था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, वैसे वैसे लोगों की पसंद भी बदलने लगी, क्योंकि अब लोग ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन और स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और यही से नोकिया के सामने असली चुनौती खड़ी हुई। नोकिया का वो दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। खासतौर से 9 जनवरी 2007 का वो दिन मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन स्टीव जॉब्स ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए एक नई क्रांति थी। आईफोन की टच स्क्रीन ने तो लोगों की परिभाषा ही बदल डाली थी, क्योंकि उस समय किसी भी फोन में टच स्क्रीन नहीं था और लोग इसे देखकर हैरान हो गए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था, उसने आईफोन को सीरियसली लिया ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि आईफोन का टच स्क्रीन प्रैक्टिकली नहीं है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफी महंगी होंगी। और उन्होंने ये भी सोचा कि आईफोन का सिल्क और नाजुक डिजाइन है, वो आम लोगों के लिए सुटेबल ही नहीं है। असल में नोकिया इस चीज को समझने में फेल हो गया, क्योंकि लोग अब मजबूती के बजाय पतले और स्टाइलिश फोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। ऐसे में आईफोन ने मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी, और यूजर्स को भी टच स्क्रीन का नया एक्सपीरियंस काफी पसंद आया, और अब इस फोन की डिमांड भी बढ़ रही थी। लेकिन नोकिया इसे हल्के में ले रहा था, जिसके एक साल बाद नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, और अब नोकिया को समझ आया कि यही अब मोबाइल फोन का फ्यूचर है। लेकिन अब तक बहुत देर हो गई थी, और आईफोन मार्केट में अपना कब्जा जमा चुका था, और बाकी कंपनियां भी स्मार्टफोन बनाने की होड़ में लग चुकी थी। जिसके बाद साल 2008 में HTC और गूगल ने मिलकर दुनिया का पहला एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन T-Mobile G1 लॉन्च किया, जो आईफोन का सीधा कॉम्पिटिटर था। लेकिन अब सवाल यह है कि नोकिया इस बदलते दौर में कैसा रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि नोकिया को अब सिर्फ आईफोन से ही चुनौती नहीं थी, बल्कि एंड्रॉइड के साथ आने वाले नए नए प्लेयर्स के साथ भी थी। ऐसे में इस टफ कंपटीशन में नोकिया ने जवाब देने का फैसला किया, और साल 2009 में N97 नाम का एक फोन भी लॉन्च किया, जिसे उन्होंने आईफोन किलर के नाम से प्रमोट किया था। इस फोन में टच स्क्रीन के साथ स्लाइड आउट कीबोर्ड भी था, जो उस वक्त एक यूनिक फीचर भी माना जा रहा था। नोकिया को इस फोन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये फोन भी फेल हुआ, क्योंकि इस फोन में बहुत सारी कमियां थी। लेकिन इस फोन के फेल होने का मेन रीजन था इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियट। नोकिया अगर चाहता था तो अपने फोन में एंड्रॉइड भी चुन सकता था, लेकिन नोकिया ने ऐसा नहीं किया। यही वजह थी कि नोकिया N97 लॉन्च होने के दौरान नोकिया के ऐप स्टोर में सिर्फ 500 ही एप्लीकेशन अवेलेबल थे, जबकि उस वक्त एप्पल के ऐप स्टोर में 1 लाख से ज्यादा ऐप आ चुकी थी। यही वजह थी कि नोकिया के N97 की बुरी तरह से फेल होने की, और इस कंपनी का रेवेन्यू भी 23% घटकर $57 बिलियन पर ही आ गया था, जो कि इसके एक साल पहले $74 बिलियन के ऊपर था। मार्केट में नोकिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और अब कंपनी को भी यह एहसास हुआ कि इस टेक्नोलॉजी की भीड़ में वो काफी पीछे छूट चुके। सिम्बियन OS जो कभी उनका स्ट्रेंथ हुआ करता था, वही अब सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, और अब कंपनी के अंदर सब कुछ नए से शुरुआत करने की जरूरत थी। जिसके बाद नोकिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टीफन इलोप को अपना CEO बना दिया था, और अब नोकिया को उम्मीद थी कि वो कंपनी को नई दिशा देंगे। स्टीफन इलोप ने आते ही एक बड़ा डिसीजन लिया, जो कि था सिम्बियन OS को छोड़कर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट होना। ऐसे में उस वक्त एंड्रॉइड तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि ये एप्पल का सीधा कॉम्पिटिटर था। लेकिन स्टीफन इलोप ने एंड्रॉइड को चुनने की जगह उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को चुना, जो कि नोकिया के हिस्ट्री का सबसे गलत फैसला होने वाला था। स्टीफन इलोप चाहते थे कि नोकिया के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो सिर्फ नोकिया के लिए रहे, जैसे आईफोन के पास iOS है।
और फिर साल 2011 में स्टीफन इलॉप ने कहा कि सिम्बियन को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा और नोकिया के सारे स्मार्टफोन विंडोज ओएस पर काम करेंगे। और साल 2011 में ही नोकिया ने अपने 2 मॉडल लॉन्च किए, लुमिया 800 और लुमिया 710। ये दोनों स्मार्टफोन विंडोज 7.5 मैंगो ओएस पर चल रहे थे, लेकिन लोगों को विंडोज के स्मार्टफोन पसंद ही नहीं आए क्योंकि इस फोन में भी सिम्बियन की तरह ऐप्स की कमी थी, जिस कारण नोकिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। स्टीफन इलॉप का जो डिसीजन नोकिया को बचाने के लिए लिया गया था, अब वही कंपनी के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो रहा था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि नोकिया पूरी दुनिया के 50% से ज्यादा मोबाइल मार्केट को ओन करता था, लेकिन साल 2013 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 3% पर आ गया था। यानी नोकिया अब पूरी तरह से खत्म होने को आ चुका था, जिस वजह से उन्होंने अपना मोबाइल डिवीजन बेचने का फैसला किया। साल 2013 में इस मौके का फायदा उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने इसे $7.2 बिलियन में खरीद लिया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को भी इसमें कुछ ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इसे शट डाउन करने का फैसला किया। और फिर अब जाकर नोकिया ने एंड्रॉइड फोन बनाना शुरू किया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मार्केट के दूसरे प्लेयर्स नोकिया से भी बहुत आगे जा चुके थे। धीरे धीरे नोकिया का मार्केट शेयर गिरता गया और नए स्मार्टफोन की चकाचौंध में लोग नोकिया को भूल गए और इसी डाउनफॉल के साथ एक एरा का एंड हो गया। जो कंपनी एक समय पर मोबाइल फोन इंडस्ट्री का नाम हुआ करती थी, अब वही कंपनी मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और लोगों ने भी मान लिया था कि अब नोकिया पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन क्या ये नोकिया की कहानी का एंड था? नहीं दोस्तों, इस कंपनी के पास एक ऐसा डिवीजन था जो उम्मीद की किरण साबित हो सकता था और इस डिवीजन का नाम था NSN यानी नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क्स, जो टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा था। और फिर साल 2014 में नोकिया ने स्टीफन इलॉप को हटाकर एक नया कदम उठाते हुए राजू सूरी को अपना CEO बना लिया था। दरअसल राजू सूरी नोकिया के लिए नए नहीं थे, वो पहले से ही नोकिया के NSA डिवीजन के CEO थे। इन्होंने NSA डिवीजन को इतना प्रॉफिटेबल बनाया था। राजू सूरी जी का विजन बहुत ही क्लियर था, वो जानते थे कि स्मार्टफोन की रेस में नोकिया की वापसी करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्होंने नेटवर्क सॉल्यूशन और 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि 5G टेक्नोलॉजी नोकिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है। और फिर उन्होंने अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा 5G नेटवर्क के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर दिया। अपने इसी इन्वेस्टमेंट की बदौलत साल 2018 में नोकिया ने एक नई टेक्नोलॉजी पेश की, जो कि थी रिपशार्क चिपसेट। इस चिप्स को 5G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है और इसी टेक्नोलॉजी को अब टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नोकिया ने अब वर्ल्ड की 5G कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया था, जैसे वोडाफोन, AT&T और जापान की डोकोमो। साल 2020 तक नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनियों के साथ डील कर चुका था और साल 2024 आते आते ये नंबर 300 को भी पार कर गया है। और आज नोकिया चीन को छोड़कर बाकी 5G मार्केट के 29% हिस्से पर कब्जा कर चुका है और इन्हीं डील्स के कारण नोकिया ने अरबों रुपए कमाए और फिर से खुद को मजबूत किया। और दोस्तों, नोकिया का रेवेन्यू जो कभी गिरकर $13 बिलियन पर आ गया था और वही साल 2022 में $26 बिलियन को भी पार कर गया था। तो दोस्तों, नोकिया की इस वापसी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।